अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज का वीलॉग है जी, एक ट्रैवलिंग वीलॉग। हम लोग जा रहे हैं फिनलैंड के लिए। हम बच्चों को थोड़ी सी छुट्टियां थी, तकरीबन 1 वीक की। स्पोर्ट्स वीक चल रहा था तो हमारा कोई ऐसा सच प्लान नहीं था, लेकिन फिर लास्ट मिनट पे हमारा ये प्लान बना। इस ट्रैवलिंग में इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम बाय शिप जा रहे हैं, बाय एयर नहीं जा रहे। बाय शिप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि क्रूज़ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए। बाय एयर ट्रैवल करना बच्चों के लिए थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए बच्चे क्रूज़ शिप पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम ट्रैवल कर रहे हैं वाइकिंग लाइन से और इनके टर्मिनल पे हम पहुँच गए हैं। ये पोर्ट तकरीबन हमारे घर से 25 मिनट की डिस्टेंस पे है और ये क्योंकि बिल्कुल सिटी के अंदर है तो हम यहाँ पे प्रेफ़र करते हैं कि हम बाय कार ना आएँ, हमेशा बस या ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं, मोर कन्वीनिएंट हो जाता है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये वो शिप है जी जो हमें लेके जाएगा फ़िनलैंड और फिर वापस हम स्वीडन भी इसी शिप पे आएँगे। यहाँ पे जी बोर्डिंग का टाइम खत्म होने में ऑलमोस्ट 15 मिनट जस्ट रह गए थे और हम अभी तक टर्मिनल पे भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ में थे। टर्मिनल पे एंटर होते ही 2 ऑप्शंस नज़र आती हैं चेक इन करने की, एक तो डेस्क सर्विस होती है और दूसरा सेल्फ चेक इन मशीन्स होती हैं। अगर आपके पास क्यूआर कोड नहीं है तो आप डेस्क पे चेक इन कर सकते हैं, अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो फिर वो यहाँ पे आप मशीन पे स्कैन करके इज़िली अपने बोर्डिंग पास ले सकते हैं, वही रूम की होती है। और ये ज़्यादा टाइम सेविंग और कन्वीनिएंट होता है। उसके बाद ये टर्मिनल पे इन्होंने ये कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, अगर आप जाने से पहले कोई अपना सामान वगैरह लगेज लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है जी सिक्योरिटी चेकिंग। यहाँ पे वैसे वो नॉर्मली बैग्स चेक नहीं करते, लेकिन वो चाहें तो चेक कर भी सकते हैं और उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप पे नहीं लेके जा सकते। सिक्योरिटी चेकिंग पे वो आपके पासपोर्ट्स और आईडीज़ वगैरह भी चेक करते हैं। सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। सब कुछ क्लियर होने के बाद शिप पे एंटर हो जाते हैं और जो आपको बोर्डिंग पास मिलता है उसके ऊपर ही आपका रूम नंबर मेंशन होता है। शिप की एंट्रेंस पे इनका काफ़ी ज़्यादा स्टाफ खड़ा होता है हेल्प करने के लिए। वो आपको बता देते हैं कि आपका रूम किस साइड पे है। तो अगर तो आपने टाइम पे बुकिंग करवाई हो तो आपको रूम जो है वो अच्छी साइट पे मिल जाता है, लेकिन आपने अगर बुकिंग करवाई हो हमारी तरह लेट लास्ट मिनट पे तो फिर आपको एक तो आपकी मर्ज़ी का रूम नहीं मिलता और दूसरा समटाइम रूम ऐसी जगह पे मिल जाता है जहाँ पे इंजन का शोर बहुत आता है या फिर ये बहुत थोड़ा-सा दूर होता है एंट्रेंस से। तो हमारा इंजन का शोर तो नहीं था लेकिन एंट्रेंस से काफ़ी दूर था। ये है जी हमारा रूम। इसमें 4 बेड्स हैं और 1 टीवी और 1 वॉशरूम। नॉर्मली हम फैमिली रूम बुक करते हैं, लेकिन इस दफ़ा लेट बुक करने की वजह से फैमिली रूम फुली बुक्ड थे तो वो नहीं मिल सका। इस शिप पे टोटल 11 डेक हैं और हमारा रूम है 5th फ्लोर पे, 5th डेक पे। और इसके बाद जी रूम के बाद हम ऊपर आ गए थे किड्स रूम में। किड्स की एक्टिविटी के यहाँ पे ऐज के हिसाब से इन्होंने डिफरेंट रूम्स और डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए थे। बड़े बच्चों के लिए सेपरेट था और छोटे बच्चों के लिए टोटली सेपरेट था। ये किड्स एक्टिविटी रूम काफ़ी बड़ा था, लेकिन यहाँ पे इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा बच्चे खेल रहे थे और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, इसलिए वीडियो में आपको वही पोर्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे कोई बच्चे मौजूद नहीं हैं। और बच्चे जब एक दफ़ा एक्टिविटी रूम में आ जाते हैं तो फिर उनका बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है उनको। तो इन्होंने ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी थी कि किड्स रूम के बिल्कुल बाहर इन्होंने एक कैफ़ेटेरिया बनाया हुआ था, जहाँ पे आप अपने कॉफ़ी और स्नैक्स वग़ैरह ले सकते हैं। और साथ-साथ आप बच्चों पे नज़र भी रख सकते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ बाहर बैठ के गुज़ारा था। शिप के हर फ्लोर के ऊपर ये एक इन्होंने मैप शो किया होता है, जिससे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन से डेक पे कौन सी चीज़ मौजूद है। और जी इसके बाद इन्होंने ये कुछ स्क्रीन्स पे अपने प्रोग्राम्स भी शो किए होते हैं कि शिप पे कौन-कौन से प्रोग्राम किस टाइम पे हो रहे हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मिलती रहती है साथ-साथ। शिप पे आउटसाइड से फूड और ड्रिंक्स लाना अलाउ नहीं होता। यहाँ पे आपको तकरीबन सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट डिनर का टाइम हो गया है और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। 2 और 3 डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स होते हैं और मोस्टली जो है वो ये सी फूड ही सर्व करते हैं। कुछ वेजिटेरियन डिशेज़ भी अवेलेबल होती हैं, बुफे भी अवेलेबल होता है, आप सेपरेट भी बाय कर सकते हैं। ये शिप शाम के 5 बजे निकलता है स्वीडन से और तकरीबन अगले दिन सुबह 10 बजे फ़िनलैंड में पहुँच जाता है।
जब ये सफ़र स्टार्ट होता है तो एक्साइटमेंट बहुत होती है और चहल-पहल में इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे रात होती है और खामोशी होती है तो एक तो इंजन की आवाज़ें आपको थोड़ा-सा डराती हैं और दिल में खौफ आता है और पता नहीं क्यों क्रूज़ शिप पे जब भी ट्रैवल करते हैं तो टाइटैनिक का डूबना ज़रूर याद आता है और फिर थोड़ा-सा डर भी लगता है। और ये सिर्फ़ किसी एक के साथ नहीं होता, ये मोस्टली लोगों के साथ होता है, ये सिचुएशन होती है ज़रूर। और यहाँ पे जी डिनर टाइम ख़त्म हो गया है, उसके बाद म्यूज़िक शो स्टार्ट हो गया था और ये म्यूज़िक शो जो है ये फ़िनिश लैंग्वेज में था जो कि हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसके बाद होनी थी बच्चों की गेम्स और यहाँ पे बच्चों की गेम स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। और इस ट्रिप पे जी हम अकेले नहीं आए हुए, हम 2 फैमिलीज़ मिल के आई हुई हैं, तो जब 2 फैमिलीज़ के बच्चे मिले हों तो वो ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्रूज़ की सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने हर एज ग्रुप के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखी होती हैं कि कोई भी यहाँ पे बोर नहीं होता और सबका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हर एज के ग्रुप के लिहाज से और ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इसके लिए कुछ भी ये चार्ज नहीं करते। अब मैं दिखाती हूँ जी आपको इनका शॉपिंग एरिया। शिप का जो शॉपिंग पोर्शन होता है वो भी बहुत अच्छा और मज़े का होता है शॉपिंग डिपार्टमेंट इनका, क्योंकि यहाँ पे आपको तकरीबन सब जो वेल नोन ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं और सम टाइम बहुत अच्छी प्राइस में मिलती हैं, क्योंकि इस पे जो भी आप शिप पे शॉपिंग करते हैं ये बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। जैसे कि एयरपोर्ट पे होती है तो यहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो सिर्फ़ शॉपिंग के पर्पज़ के लिए ही आते हैं। ज़्यादा पोर्शन जो है वो परफ्यूम्स, स्किन केयर और मेकअप का होता है और जो बाकी क्लोथिंग का और एक्सेसरीज़ का होता है पोर्शन वो ज़रा कम होता है, उसमें सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं लेकिन जो भी होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो शेयर की थी क्रूज़ शिप के ट्रिप की, लेकिन वो क्रूज़ बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन उसका जो ये शॉपिंग का एरिया था वो ऑलमोस्ट सेम ही था। और जो लोग मेरे चैनल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। ओके जी, यहाँ पे मैंने सारा जल्दी-जल्दी में पूरा पोर्शन आपको दिखा दिया है शॉपिंग एरिया जो भी था इनका। और सबसे अच्छी बात ये होती है यहाँ पे शॉपिंग करने की कि आप जितना चाहे मर्ज़ी टाइम ले सकते हैं, डिटेल में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कोई भी नहीं आपको कहता कि हमने घर जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑप्शन ही नहीं होती घर जाने की यहाँ से। और बच्चे अपनी-अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, ना आपने यहाँ से शॉपिंग के बाद खाना बनाना होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, आप स्ट्रेस फ्री होकर शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और सुबह के 10 बजे हम फ़िनलैंड पहुँच चुके हैं और जब हमने ये ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारा जो सामान है लगेज वो हमने शिप पे ही छोड़ के जाना है, तो इसलिए हम बहुत लिमिटेड सी चीज़ें लेके आए थे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने अनाउंस किया कि आप अपना सामान ऐसे ही रूम्स में छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि यही शिप हमें वापस स्वीडन लेके जाएगा और जो रूम्स हैं वो भी हमारे वो सेम ही बुक रहेंगे, वो उन्होंने चेंज नहीं करने थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, स्वीडन में हमने सोचा था कि सर्दी होती है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पे तो स्वीडन से भी ज़्यादा सर्दी है। और जैसे ही हम टर्मिनल से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ये मशीन्स हैं, जहाँ से हम अपनी मेट्रो या बस की जो भी टिकट्स हैं वो बाय कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम बाय वॉक ही जाएँगे। जो भी हमने टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो विज़िट करनी है, वो यहाँ से तकरीबन 20 मिनट्स की वॉक पे थी, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं सिटी का टूर और ये हेलसिंकी सिटी है, फ़िनलैंड का जो कैपिटल है। सिटी में एंट्री जो है जी हमारी इस ब्रिज के ज़रिए हुई थी, पोर्ट से जब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं तो हम इस ब्रिज से गुज़र के गए थे। इस ब्रिज का नाम है लव ब्रिज और लोग यहाँ पे ताला लगा के चाबी जो है वो पानी में फेंक देते हैं। पेरिस में भी एक ब्रिज है जो बहुत फ़ेमस है और उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। सर्दी इस वक़्त जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, कुछ सुबह का टाइम था तो इसलिए फ़ील भी ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे आप पानी में आइस देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी है यहाँ पे। और इस पानी के बिल्कुल किनारे पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, जो कि हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स के थे और उसपे मैं आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सिलाइयों से एक स्वेटर बना रही थी और एक सैंपल इन्होंने यहाँ पे हैंग भी किया हुआ। इन मुल्कों में हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और इसकी इस स्वेटर की प्राइस थी 100 यूरोज़।
जो कि नॉर्मली शायद लोग नहीं बाय करते, लेकिन जिनको वैल्यू का आइडिया होता है वो बाय करते हैं। और यहाँ पे जी वुडन की हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स थी। तकरीबन 20 मिनट की वॉक के बाद हम यहाँ पे इनकी जो मेन सिटी का सेंटर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इनकी मोस्ट हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग जो एक एक चर्च है। और यहाँ पे जी ये इनकी ट्राम चल रही है, और ये ट्राम जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान की याद दिलाती है। हम जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो पाकिस्तान की याद ज़रूर दिलाती है। इनकी ट्राम का कलर और पाकिस्तान रेलवेज़ की जो थीम कलर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पाकिस्तान रेलवेज़ के ट्रेन चल रहे हैं यहाँ पे। ये हम पहुँच गए हैं जी सेनेट स्क्वायर पे, ये इनकी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके दरमियान में खड़ा है जी एक स्टैचू, और इर्द-गिर्द जो है इसके 4 फेमस बिल्डिंग्स हैं जिसमें एक चर्च है, सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, और थर्ड है जी लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी फ़िनलैंड की, और फोर्थ पे है इनके गवर्नमेंट पैलेस, और सेंटर में इनका स्टैचू ऑफ अलेक्जेंडर टू है। उसके बाद जी हमने विज़िट किया फ्रेज़र बेकरी का। पूरे यूरोप में स्पेशली स्वीडन में भी इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे कि चॉकलेट्स, कैंडीज़ और ब्रेड वगैरह तो इनकी मिल जाती है, लेकिन कभी इनकी स्वीडन में कोई बेकरी नहीं है, और यहाँ पे इनकी नज़र आई थी बेकरी, तो हमने सोचा कि ये भी हम देखते जाएँ, क्योंकि ये एक फिनिश ब्रांड है, तो बेकरी इनकी जो आउटलेट है वो सिर्फ़ यहाँ पे है। लेकिन प्रोडक्ट्स इनकी यूरोप के दूसरे हिस्सों से भी मिल जाती हैं। उसके बाद जी हम आ गए सिटी सेंटर। ये एक शॉपिंग मॉल था, और काफ़ी ज़्यादा बुटीक्स जो थी वो सेम स्वीडन की तरह ही थी, और कुछ डिफरेंट भी थी। कुछ यहाँ पे ब्रांड पहली दफ़ा मैंने देखे थे, शायद वो इनके लोकल ब्रांड्स थे। यहाँ पे लंच टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमें नॉर्मली जैसे हलाल फूड का कोई पॉइंट नज़र आता है तो वो हमें नहीं नज़र आया कहीं पे भी। नॉर्मली शॉपिंग मॉल्स में फूड कोर्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फूड कोर्ट स्पेसिफिकली हलाल फूड का तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर हमने गूगल की हेल्प से ये इस्तांबुल ग्रिल जो है वो ढूँढा, और यहाँ पे लंच बुफ़े चल रहा था, और रेस्टोरेंट तक पहुँचते-पहुँचते हमने बाकी का आधा शहर भी देख लिया था। रेस्टोरेंट का इंटीरियर टर्किश कल्चर को प्रेज़ेंट कर रहा था। इनकी सीटिंग भी अच्छी थी, और लंच टाइम चल रहा था इसलिए रश बहुत ज़्यादा था। काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, इसलिए फिर मैंने इनकी सीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं की। आइए जी देखते हैं कि इनके बुफ़े में क्या-क्या है। बच्चों के लिए तो इन्होंने ये फ्राइज़ रखी हुई थी, उसके अलावा टर्किश कबाब थे, प्लेन राइस थे, चने थे, और था इसमें चिकन था, कबाब थे, और साथ में पिज़्ज़ा भी था। पिज़्ज़े भी जो हैं वो डिफरेंट वैरायटी थे, डिफरेंट टेस्ट के पिज़्ज़े अवेलेबल थे, और सबसे ज़्यादा जो टर्किश फूड में इनकी चटनियाँ और सॉसेस वगैरह हैं, और सलाद की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो थी, वो इन्होंने रखी हुई थी। स्टार्टर में इनका सूप भी था, और सबसे बढ़ के ये कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। खाना भी मज़े का था, फ्रेश गरम ये सर्व कर रहे थे, और सामने इनका किचन था बिल्कुल, और जो ये बना रहे थे वो सब नज़र भी आ रहा था। अगर आप भी कभी हेलसिंकी जाएँ तो इनका रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करें। 4 ओ क्लॉक पे हमने वापस शिप पे पहुँचना था, क्योंकि 5 ओ क्लॉक पे जो है वो शिप स्टार्ट हो जाना है वापसी के लिए। तो उससे पहले जी हमने रास्ते में, अभी हमारे पास 2 आवर्स थे यहाँ पे, तो हमने कोई इनके शॉपिंग सेंटर जो थे वो विज़िट किए, इनकी कुछ ब्रांड्स जो लोकल थे वहाँ के वो विज़िट किए। लॉन्ग ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी हमने देखी, और इनका जो कलर स्कीम थी वो भी बहुत अच्छी थी। एक तो कलरफुल वैरायटी थी, और दूसरा बहुत ही डिसेंट कलेक्शन थी इनकी। जब किसी शॉपिंग सेंटर का विज़िट कर रहे होते हैं तो टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, और यहाँ पे भी टाइम बिल्कुल उड़ता जा रहा था, और हमारे वापसी में अब टाइम थोड़ा रह गया था, लेकिन हमने वापस जाने से पहले-पहले यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है हमने वो भी विज़िट करना था, और वो रास्ते में ही था। तो हम यहाँ से एक कुछ सोवेनिर्स हमने बाय किए, और उसके बाद हम जी भागे रेलवे स्टेशन की तरफ। ये हम पहुँच गए हैं जी इनके ट्रेन स्टेशन पे, जो कि काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है। फ़िनलैंड के सफ़र का ये हमारा आखिरी पॉइंट था जो हमने विज़िट करना था, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम जी टर्मिनल की तरफ चलेंगे, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 मिनट्स की वॉक है। टोटल हमारे 6 आवर थे आज के, जिस पे हमने पूरा सिटी देखना था, और अगर आप प्लान करके चलें तो आप अच्छे तरीके से एक शहर घूम सकते हैं। अगर आप अच्छा प्लान करके ना चलें तो फिर मुश्किल हो जाता है।
और हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम गुज़रा और बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और वो यहाँ से बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके जा रहे हैं। सब बच्चे बहुत खुश थे कि वो फ़िनलैंड घूमने आए थे। आई होप कि जी आपको भी फ़िनलैंड घूमने का मज़ा आया होगा हमारे साथ। दुआओं में याद रखिएगा और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।